नमस्कार, आप देख रहे हैं जीना इसी का नाम है और मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। राज कपूर की फिल्म अनाड़ी का ये गाना कब हमारे जीवन का हिस्सा बन गया हमें पता ही नहीं चला। चाहे खुशी का माहौल हो, गम का माहौल हो, परेशानी हो, डिप्रेशन हो, टेंशन हो, हम अक्सर कहते नजर आते हैं जीना इसी का नाम है। तो आज हम बात करेंगे डिप्रेशन पर, क्योंकि ये भी एक आम समस्या होती जा रही है, लेकिन हमारे जीवन की बेहद ही गंभीर समस्या भी होती जा रही है। इसे हम समझेंगे, जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोटिवेटर डॉक्टर राजेश शर्मा जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार संचिता जी, और ID24 के मेरे प्यारे दर्शकों को बहुत 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 नमस्कार। आशा है आप मस्त होंगे और डिप्रेशन में नहीं होंगे। सर, हम डिप्रेशन की बात करेंगे, लेकिन आपसे पहले आपके बारे में सवाल पूछूंगी मैं आपसे। इतना तंदुरुस्ती, चुस्त दुरुस्त, खुशी कहाँ से सर लेकर आती है इतने एनर्जी आप? ये पैदाइशी है। जो 84 लाख योनियों में एक मानव योनि ही ऐसी है जो ईश्वर के खास संतान के रूप में हम आए हैं यहाँ पे। तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है खुश रहना, तो मुस्कान बिखेरना, मुस्कुराते रहना, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए कितनी सारी चीज़ें बनाई हैं संचिता जी, कितनी सारी चीज़ें हैं। अगर एक क्षण के लिए अगर मैं धन्यवाद देने बैठूँ मैं, तो शायद मेरी पूरी उम्र क्या, ऐसे 1000 जन्म जो हैं वो कम होंगे जिसमें हर पल मैं धन्यवाद दूँ, लिखूँ कि आज मेरी सांस चल रही है, मैं देख पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ, मैं खा पा रहा हूँ, ये आसपास हरे भरे वृक्ष हैं, आसमान है, पृथ्वी है, जल, अग्नि, वायु, आकाश, सारे तत्व हैं। ओफ, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, ID24, हमारे प्यारे दर्शक, कितनी सारी चीज़ें हैं संचिता जी धन्यवाद देने के लिए। तो खुशी के लिए तो जो है, आप अगर, मुझे नहीं लगता है कि कोई एक भी कारण कम है कि इंसान को खुश नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन में क्यों हो, बिल्कुल सवाल ही नहीं। बिल्कुल सर, अगर आपके जैसे विचार हों हमारे सबके, तो शायद हमें डिप्रेशन में बात करने की ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन आपसे अब डिप्रेशन के बारे में ही बात करने आई हूँ, तो डिप्रेशन के बारे में से थोड़ा सा ये बताएं कि कहते हैं कि ज़्यादातर ये जो बीमारी है, हम इसे बीमारी ही बोल रहे हैं क्योंकि हर वर्ग में देखने को मिल रही है, हर आयु वर्ग में देखने को मिल रही है। सबसे ज़्यादा कहते हैं कि शिक्षित वर्ग में, या फिर हम उच्च वर्ग की बात कर लें, वहाँ पर ये पाई जाती है। सर, ऐसा क्यों है? क्या वजह रहती है? क्या कहीं ना कहीं निम्न वर्ग परिवार है या मध्य वर्गीय परिवार है, वहाँ इसे कम देखने को मिलता है और उच्च वर्ग में ज़्यादा? संजय जी, आपने आज का जो टॉपिक छेड़ा है बहुत ही संजीदा टॉपिक है और बहुत ही प्रासंगिक है आज के इस युग में, जहाँ पे आपने ये डिप्रेशन की बात की है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन है क्या। बिल्कुल। अगर मैं एलोपैथी डॉक्टर होने के नाते अगर मैं बोलूँगा कि बीमारी है ना, तो WHO की एक डेफिनेशन है, हेल्थ की डेफिनेशन है। लेकिन हम जब अपने भारतीय सनातन चिंतन की बात करते हैं तो डेफिनेशन थोड़ी सी बदल जाती है। और अगर हम थोड़ा सा आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखते हैं तो ईश्वर ने जो सृष्टि बनाई है, इसमें 2 तत्व हैं, एक पुरुष है और एक प्रकृति है। ये पुरुष मेल वाला पुरुष नहीं है, ये पुरुष चेतना है, कॉन्शियसनेस, चेतना, और प्रकृति है वो जड़त्व है। अर्थात जो एक मानव देह है उसको हम एक प्रकृति का रूप मान सकते हैं, और इस देह में जो चेतना आती है, जो कॉन्शियसनेस है हमारी, जो वो पुरुष है। तो सारी सृष्टि जो है पुरुष और प्रकृति के संयोग से मिलकर बनती है। जिस तरह से एक ड्राइवर है और एक कार है, तो ड्राइवर कार के बिना अधूरा है और कार ड्राइवर के बिना अधूरी है। तो ड्राइवर जो है वो हमारी चेतना है और कार हमारा इस शरीर है, ये स्थूल जिसको हम छू सकते हैं। दूसरे शब्दों में देखें तो एक स्थूल और एक सूक्ष्म हो गया। तो जहाँ डिप्रेशन की बात करते हैं तो डिप्रेशन का हमारे शरीर के किस भाग के साथ संबंध है अगर हम देखते हैं, तो डिप्रेशन को हम ऐसा नहीं बोलते जैसे फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर हो गया, कहाँ का फ्रैक्चर हो गया? कलाई का फ्रैक्चर हो गया, हाथ का फ्रैक्चर हो गया, हार्ट अटैक हो गया, हार्ट में हो गया, सीरोसिस हो गया, लीवर में हो गया, एसिडिटी हो गई, स्टमक में हो गई। लेकिन डिप्रेशन कहाँ हो गया? क्या घुटने का डिप्रेशन हो गया? क्या कोहनी का? नहीं। डिप्रेशन एक ऐसी चित्त की अवस्था है, एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो हम खुद ही निर्मित करते हैं, खुद ही निर्मित करते हैं। ये मेरी मन अवस्था है। तो जब ये मन अवस्था है, एक प्रकार से मानसिक रोग ही कहलाता है, ये शारीरिक रोग नहीं कहलाता।
तो इसकी अगर हम जड़ में जाके देखते हैं तो ऐसी क्या चीज़ है वो जिसके कारण हमारा मन जो है वो अवसाद में जाने लगता है। इसको अगर हम इसे हिंदी शब्दावली में देखते हैं तो डिप्रेशन का मतलब उदासी, अवसाद हो गया। तो ऐसा मन ऐसा मेरा क्यों हो गया कि मैं उदास रहने लगा। तो यहाँ पे खेल आ जाता है उस सूक्ष्म ऊर्जा का, उस चेतना का। जो चेतना है मनुष्य के शरीर में, जो चेतना है वो पूरी तरह से हमारा जो ऊर्जा है, चेतनीय ऊर्जा है जो, वो हमारी इंद्रियों वश होती है। जैसे हमारा जो मन है वो इंद्रियों के वश में होता है, ऐसा कहा जाता है। तो मन का ही एक अवस्था है जिसे हम डिप्रेशन कहते हैं। और ये डिप्रेशन कैसे शुरू हो जाता है? अक्सर हमारे एक्सपेक्टेशंस अगर पूरे ना हो, है ना। एक आशा होती है और एक निराशा, बिल्कुल ठीक है। एक आशावादी पुरुष होता है, एक निराशावादी पुरुष होता है। तो अगर हम किसी से आशा रखें, एक्सपेक्टेशंस रखें दूसरों से या खुद से जी, और अगर वो पूरी ना हो तो दुख किसको होता है? मुझे। ये मेरे अंदर वो कौन सा फैक्टर है जो दुखी हो रहा है, उसे अहम कहा जाता है। तो डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक अवस्था है संचित है जिसमें कई प्रकार के बेरंग हैं। उदासी से लेके क्रोध से लेके डिप्रेशन। और मन जो है चूंकि शरीर को ढालता है, जैसा मन होगा वैसा तन बनेगा, और तन में होने वाला आवेश ही तनाव कहलाता है। तो अवसाद, उदासी, तनाव, ये सारे भाई बहन एक दूसरे के, ये सब राक्षसी प्रवृत्ति हैं। कुल मिलाकर सर हम कह सकते हैं कि खुद को सवालों के घेरे में हम डाल देते हैं, उसे हम तनाव या डिप्रेशन कह सकते हैं। बिल्कुल कहते हैं। लेकिन सर ये भी आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके से अगर हम आसपास देखते हैं, हमारे परिवारों में कोई है ऐसा बहुत शांत रह रहा है या दूर कट रहा है लोगों से, कैसे समझे कि वो अवसाद में है या कैसे उसे निकालने में हम मदद कर सकते हैं? क्योंकि कई बार हम पूछते भी हैं कि क्या कोई तुम्हें परेशानी है, क्या कोई समस्या है जीवन में, अगर हो तो शेयर करो। या अक्सर कई बार नहीं भी समझ जाते, बात पे जैसा कि अभी आपने हमें बताया कि हम टोकना शुरू कर देते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ये तुम नहीं कर सकते, या तुमने ऐसा क्यों किया। ये तमाम वजह भी होती है। निकाला कैसे जाए व्यक्ति को धीरे धीरे करके? बहुत संजय जी, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये। देखिए, अवसाद एक अचानक स्विच नहीं है जी, कि स्विच ऑन हुआ तो डिप्रेशन में चले गए, स्विच ऑफ हो गया, ऐसा नहीं है। ये एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट है। ये जब लाक्षणिक होता है, जब ये शरीर में दिखने लगता है, जब ये फेशियल एक्सप्रेशन में आने लगता है, जब हाव भाव में दिखने लगता है, वो तो बहुत ही चरम स्थिति है वो। इसका मतलब है कि बीज तो बहुत पहले बो दिया गया है। तो यहाँ पे जो है, अगर हमारा कोई बच्ची है, कोई बिटिया है, कोई बहन है, कोई भाई है, कोई पिता है, कोई माँ है, ऐसे कई जीवन में परिवर्तन आते रहते हैं जिसके कारण जो है हमारा मन खिन्न हो जाता है। ठीक है, अक्सर देखेंगे कि एक रेगुलर बिहेवियर पैटर्न में सडनली चेंज आ जाता है। जो व्यक्ति हंसता खेलता है, एक प्रकार से जॉली नेचर का है, एक प्रकार से वो इंथुजियाज्म है उसमें, सडनली आपको उसकी बॉडी का अवसाद, ड्रूपिंग ऑफ शोल्डर्स, उसके बैठने का तरीका, गर्दन लटकी हुई, चेहरे पे भाव नहीं है, चेहरा निस्तेज होने लगता है। वो अक्सर अपने आप को उस भीड़ का, किसी भी सेलिब्रेशन का, फंक्शन का हिस्सा मानने में उसको शोर अच्छा नहीं लगता, लोगों के मुस्कुराते चेहरे अच्छे नहीं लगते उसको, वो अपने आप को कटने लगता है। तो सबसे पहला तो जो हिस्सा है ये है कि अगर उसका नॉर्मल बिहेवियर पैटर्न में कहीं बदलाव हो रहा है, खास करके टेंडर एज, अगर हम देखते हैं ये बच्चे जो 10th के बाद से स्कूल का इतना ज़्यादा तनाव है, वहाँ पर अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो हमें तो ट्यूशन नाम की कोई चीज़ ही याद नहीं थी, लेकिन आज जो है ट्यूशन का कितना महत्व है। ट्यूशन के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स खुल गए हैं, क्योंकि एक साधारण माँ बाप जो हैं, एक मध्यम वर्गीय माँ बाप के पास है क्या, उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि बच्चे को जो है वो बाद में एक बिजनेस में डाल सकें। उनके पास ले दे के एक ही पूंजी होती है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से पढ़ा दें। तो उनकी एक्सपेक्टेशन जो है किसी भी बेटी से या बेटे से यही रहते हैं, बेटा अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से पढ़ो। अगर वो बच्चा जो है किसी तरीके से उनके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं खरा उतरता, तो या तो वो खुद को जो है वो बुरा मानने लगता है, अगर माँ बाप डांटते डपटते हैं तो वहाँ पे उसको परेशानी आ जाती है, तो उसका एक बिहेवियर पैटर्न बदलता है। अर्ली इरिटेबिलिटी, जल्दी मतलब गुस्सा होना, जल्दी सामने रिएक्ट करना, या खाने पे पहले एक साथ बैठते थे अब नहीं खाना, अकेले कमरे में बैठ के खा लेना,
या अकेलापन ज़्यादा, या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आप देखते हो कि नॉर्मल नहीं है, हमको चेतना चाहिए कि ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। आजकल 10-12 साल 15 साल खास करके इस मोबाइल ने हमारी ज़िंदगी को जो तबाह किया हुआ है, बहुत बड़ा कारण है ये कि आए दिन हम पेपर में पढ़ते थे संजय दा जी की माँ ने बेटी को बोला कि मोबाइल के साथ मत खेलो, वो जाके जो है उसने अपनी लीला ख़त्म कर ली। बिल्कुल ठीक है, ये बड़े ही दुखदायी विषय है, लेकिन हाँ ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक है। तो सबसे पहले माँ बाप जो है उनको समझना चाहिए, जो आसपास जो भाई बहन हैं, जो दोस्त हैं, जो सहकर्मी सहपाठी हैं, उनका भी फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि हम समाज के एक हिस्सा हैं। किसी न किसी व्यक्ति के साथ हम जुड़े रहते हैं, हमारे रिलेशनशिप में है वो, कहीं ना कहीं हम उनके साथ एक जीवन का कोई हिस्सा हमने एक हमसफ़र बन के तय किया है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हमारे आसपास होने वाली घटनाएं हम उनको थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से देखें। जैसे थोड़ा सा टॉपिक मैं बदलूँगा, आपने जो बहुत सुंदर जो बोला था कि पता कैसे करें हम करके, तो सबसे पहले है कि व्यवहार ही बदलता है उसका, और व्यवहार देखता कौन है? उसके दोस्त देखते हैं, उसके घर वाले देखते हैं। तो सबसे पहले उनको चिताना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं बोलूँगा कि हमारे जो भारतीय, जो हमारा एंशिएंट वैदिक साइंस है, जिसमें पतंजलि जी ने पहला ही सूत्र है, दूसरा सूत्र है संजय दा जी उसका समाधिपाद का, कि योगश्च चित्ती निरोधः, कि योग से जो चित्ती वृत्ति है, हमारी मन की जो वृत्तियां हैं, उन पे निरोध लगता है। तो हम तो उस देश के वो सौभाग्यवान बच्चे संतानें हैं जहाँ पे ऑलरेडी इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं कि डिप्रेशन का सवाल ही नहीं उठता। कहाँ हम किसी ज़माने में आध्यात्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु, स्पिरिचुअल टीचर। मतलब मुझे लगता है कि कभी ऐसा भी देश रहा होगा हमारा भारत कि जहाँ पे डिप्रेशन कोई जानता नहीं होगा, ये शब्द शब्दावली में ही नहीं होगा कभी। लेकिन जैसे जैसे हाँ आधुनिकता के दौर में हम बढ़ते हैं, भौतिकवादी होते चले जाते हैं, हमारी ज़िंदगी मेटेरियलिस्टिक होती चली जाती है, हम बहुत कुछ पाने की आशा रखने लगते हैं, ठीक है, तो ये इस तरह की बीमारियां जो हैं घर करने लगती हैं। सर, जैसा कि अभी आपने बताया संतुलन स्थापित करना चाहिए, लेकिन क्या इसे कम्युनिकेशन गैप भी मानते हैं? क्योंकि हम कहते तो हैं कि बात करने से बात बनती है, लेकिन हम बात नहीं करते हैं। पेरेंट्स की बात कर ले या बच्चों की बात कर ले, बच्चे शेयरिंग नहीं करते, अपनी बातों को शेयर नहीं करते पेरेंट्स के साथ में, या पेरेंट्स अगर बात करते हैं बच्चे से उन्हें डांटना शुरू कर देते। जैसा आपने एक टीन एज की बात भी निकाली कि जब टीन एज में बच्चा आता है तो एक दोस्ती, यानी कि उनकी रिलेशनशिप में स्टार्ट हो जाती हैं चीज़ें। उसके बाद अगर पेरेंट्स को जानकारी होती है तो वो या तो बात करना बंद कर देते हैं, या उन्हें हवाला देते हैं कि ये तुम्हारी सही उम्र नहीं है, या फिर हमारी उम्र में सर अक्सर देखा पिटाई हो जाया करती है एक चीज़ ये भी होती है। तो ऐसे में कैसे यहाँ पर बातचीत साधन बने समस्या का हल निकालने के लिए? बहुत ही आपका प्रश्न में ही उत्तर भी है संचिता जी। देखिए, जीवन के हर क्षेत्र में, जीवन के हर रिश्ते में, हर रिलेशनशिप में संवाद स्थापित बनाए रखना, ये बहुत बड़ी एक कला है। कम्युनिकेशन, चाहे हम बिजनेस को देखें, चाहे कोई भी सर्विस इंडस्ट्री हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, होटल्स हो, इंस्टीट्यूट्स हो, ठीक है, ये कम्युनिकेशन जो है, प्रॉपर संवाद, ये इतना बड़ा आर्ट है। किसी की भी पर्सनालिटी का ये इतना बड़ा गुण है संचिता जी कि प्रॉपरली कम्युनिकेट करना। और मैं ये कहना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन केवल शब्दों से नहीं होता है, आपके शरीर की भाषा से भी होता है। बॉडी लैंग्वेज प्लेस ए मेजर रोल। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हम अपनी बात जो है 87% जो है हम अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही बता देते हैं। तो कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और ख़ास करके माँ बाप के लिए। ये दूसरे के जूते में अपना पैर डाल के देखो, एक क्षण के लिए आप अपने आप को अपने बच्चे की जगह रख के देखें, माँ बाप जो हैं, तो सारी की सारी चीज़ों के आंसर मिल जाते हैं। कि एक बच्ची है जो बड़ी हो रही है, घर में एक ऐसा माहौल है, घर में उस बच्ची को डांटा जाता है, सुबह उठती नहीं हो तुम, जो है ठीक से काम नहीं करती हो, माँ की मदद नहीं करती हो। वो जब कहीं कॉलेज में जाती है, कॉलेज में उसका एक दोस्त मिलता है जो थोड़ा सा हीलिंग करता है उसको, थोड़े से अपने शब्दों से उसको जो है एक फील गुड फैक्टर देता है। यहाँ पे बच्ची के भटकने के चांसेस होते हैं, ठीक है ना, क्योंकि शरीर आदमी तो वहीं जाएगा जहाँ उसे अच्छा लगेगा। ठीक है, हम क्यों होटलों में जाते हैं, हम क्यों क्लब्स में जाते हैं? क्योंकि हमें वहाँ पे अच्छा लगता है, राइट। तो ये माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि अगर उनके बच्चे में कहीं भी भटकाव आ रहा है तो
उसको दोस्त माने। वैसे भी 15-16 साल की उम्र में जो है माँ बाप और बच्चों के बीच में दोस्ती हो जानी चाहिए। इतना अभय दान दें बच्चों को कि बच्चे कुछ भी गलत करके आएँ, सबसे पहले अपनी माँ को या अपने बाप को बताएं। इतना दोस्ताना बिहेवियर अगर हो यदि, ठीक है, बड़ा भाई और छोटे भाई के बीच में जो दोस्ती है इतनी गहरी होनी चाहिए। बहनों के बीच में, बहन भाई के बीच में, माँ बेटी के बीच में कहीं भी अगर संवादहीनता की स्थिति बनती है, पति पत्नी के बीच में सबसे बड़ा दिक्कत हुई होती है कि एक बार आई लव यू कह के हज़ारों बार जो है मतलब एक दूसरे के बिना मर जाएंगे। कितने डायलॉग मारते हैं हम लोग जो हैं जब हम पसंद करते हैं और उस उम्र में, और धीरे धीरे करते अचानक कितना ज़्यादा टॉक्सिसिटी आ जाती है रिलेशनशिप में कि कोर्ट में जाके डाइवोर्स के लिए, मतलब ये सारी की सारी चीज़ें केवल और केवल कम्युनिकेशन, केवल और केवल संवादहीनता की स्थिति के कारण आती है। तो आपका बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि संवादहीनता बहुत आवश्यक है संचिता जी। कहीं भी कुछ हो बैठ के बच्चे को बुलाएं, उसको एक कॉन्फिडेंस दें कि मारेंगे नहीं, डांटेंगे नहीं, कोई कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप बताओ क्या हो रहा है। तो ये अपब्रिंगिंग बच्चों की ऐसी होनी चाहिए कि दिन में एक बार जो है, जैसे शाम के समय आए 5 मिनट बैठ लिए, चलो बताओ आज क्या हुआ। बच्चे को क्यों, आज तुमने डांटा नहीं, किसी को गिरे नहीं, किसी को मारा नहीं, बच्चे से पूछो तो सही कि आज तूने शैतानी क्या की, और उसी शैतानी पे खुश होइए। बच्चा अगर कहीं कुछ गड़बड़ करके आया है, मान लीजिए किसी क्रिकेट में पड़ोसी का कांच तोड़ के आया है, तो बच्चा डरे नहीं, बच्चे से पूछिए कि भैया कुछ कांच तोड़ा कि नहीं तोड़ा, आज तुम स्कूल गए थे, तुमको टीचर ने नील डाउन कराया कि नहीं कराया, तो बच्चा जो है खुलेगा आपसे। बिल्कुल। तो चीज़ें यही है कि आपको जो है बैठ के संवादहीनता की स्थिति मत करिए। बहुत अच्छा आपका ये विषय है, बहुत अच्छी चीज़ है कि हाँ हमको कम्युनिकेशन बना के रखना चाहिए हर स्टेज पे, जीवन के हर स्टेज में, हर रिश्ते के साथ। सर, टीन एज से जब बच्चा थोड़ा सा और आगे निकलता है, बड़ा हो जाता है, पढ़ाई पूरी हो जाती है, फिर एक सिचुएशन आती है जॉब की कि अब कैसे सेटल होना है, अब क्या करना है। कई बार मन की फील्ड नहीं मिलती है तो भी परेशानी, और कई बार मन की फील्ड के लिए आप प्रयास करते हो, नहीं हो पाता, रिश्तेदार या पेरेंट्स या कोई और व्यक्ति बार बार उन्हें टोकता है कि इतने बड़े हो गए हो तुम, कब करोगे, कैसे करोगे। ये भी एक बड़ी समस्या धीरे धीरे करके बनती जाती है। और सबसे ज़्यादा तो सर अभी जॉब के बारे में अगर हम बात करें या बेरोजगारी के बारे में बात करें तो ये अभी हमें कुछ समय से ज़रूर देखने को मिला है, जैसे कि अभी देश दुनिया महामारी से जूझा। ऐसे में ये वाली सिचुएशन से भी कैसे निकला जाए, क्योंकि जॉब एक बड़ी समस्या एक एज के बाद आकर बन जाती है कि मैं अभी तक बेरोजगार बैठा हूँ या अभी तक मैं खाली बैठा हूँ, कुछ हो नहीं रहा मुझसे, कुछ कर नहीं पा रहा, मैं कैसे धीरे धीरे करके इस चीज़ से निकले। क्योंकि समय जब आएगा व्यक्ति का, सर बेहतर है, ज़रूर है, वो कुछ ना कुछ जीवन में बेहतर करता ही करता है, लेकिन जो अवसाद में आके जो मौके छोड़ देता है, चांस छोड़ देता है, वो उसके लिए कितना नुकसान हो सकता है। बिल्कुल सिद्धि, आपने बिल्कुल आज के इस वर्तमान स्थितियों के अनुसार आपका सवाल जो है बिल्कुल सही माना जाएगा, क्योंकि पिछले हम लोग लगभग 2 सालों से देख रहे हैं, पौने 2 साल से कोविड ने एक तो हमारी जान खाई हुई है, और कोविड के पहले भी जो है हम भारत देश हमारी वीकनेस भी है, हमारी स्ट्रेंथ भी है यहाँ की जनसंख्या। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि हमने जब 11वीं पास की थी, हमारे समय 12th नहीं था, तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस नहीं होते थे, ठीक है। भोपाल में एक MSCT था और बाकी 7-8 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे। मैंने मैथ्स छोड़ा, उसके बाद मैंने बायो ली और मैं मेडिकल में आया। उसमें 6 मेडिकल कॉलेज थे केवल मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ मिला के। आज अगर हम भोपाल में देखते हैं तो मेरे ख्याल से 100 से ज़्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं। यहाँ पे इंजीनियरिंग में एडमिशन ज़्यादा आसान है बजाय BSc या ग्रेजुएशन के, ठीक है। तो ऐसे में ये एक प्रकार से समाज का एक संतुलन थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पे जाता है कि जहाँ पे शिक्षा जो है उसके अनुसार हमको आगे जाके हमारा प्रोफेशन ठीक से नहीं मिल पाता, या जॉब्स की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमियाँ रहती हैं, या एक्सपेक्टेशन के अनुसार। लेकिन फिर भी यहाँ पे मुझे जो लगता है कि अगर कोई भी बच्चा 11वीं 12वीं के बाद से इस चीज़ को अगर जो है अपने मन में रख लेता है कि 12वीं के बाद में ग्रेजुएशन करेगा, ग्रेजुएशन के बाद में PG करना है, या एक लक्ष्य बना लेता है, यदि 10वीं 11वीं का बच्चा कि हाँ मुझे जो है बेहतर शिक्षा हासिल करके कहीं ना कहीं मैं फिट हो जाऊंगा, मैं ये अगर उसके मन में आ जाता है जब वो 11वीं 12वीं में ही है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि वो अपने उद्देश्य की, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। आप अगर अपने विद्यार्थी जीवन में थोड़े लापरवाह हो,
ठीक है, आप टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, आपका ध्यान कहीं और है, ग्रेजुएशन आपने कम नंबरों में करा ली, ऐसे लोगों को डेफिनेटली परेशानी आती है। तो दोष तो हम में भी कहीं ना कहीं है, ठीक है, कि हम भी जब चेतना था तब चेते नहीं, अब जब आगे फील्ड में तो हमें जॉब नहीं मिलता। लेकिन फिर भी किस्मत जो है यहाँ पे ईश्वर ने जब हमें भेजा है, ये विश्वास होना चाहिए, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि कहीं ना कहीं तो हमें दाना पानी के लिए हमको कहीं ना कहीं ईश्वर ने हमको भेजा है, तो कुछ ना कुछ उसका इंतजाम वो करेगा ही करेगा। कुल मिलाकर से देखा जाए तो मौके बहुत मिलेंगे, आपको चुनना है, अपने मौके को ढूंढना है, तलाशना है, उन्हें छोड़ना नहीं है। सर, हमने हर आयु वर्ग की बात की है, लेकिन एक अंतिम आयु वर्ग जिसे हम वृद्धावस्था कहते हैं, उसकी बात भी आपसे करना चाहूंगी कि ये एक अवस्था भी होती है जहाँ पर वापस से कहते हैं कि व्यक्ति बच्चा बनना शुरू हो जाता है। काफ़ी सारी समस्याएं उसे आने लगती हैं कि मुझे मेरे बच्चे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे, या मेरे ग्रैंडसन मुझे प्यार नहीं कर रहे, या फिर बीमारी एक बड़ा विषय बन जाती है कि मैं बीमार हूँ लंबे समय से। ऐसे में सर उन्हें कैसे संभाला जाए कि वो अवसाद में ना आए, क्योंकि कहते हैं ना कि बड़े बुजुर्गों की घर में रहने से ही घर की रौनक बनी रहती है। संजीता जी, हमारे सब प्रश्नों का जो उत्तर है हमारे वेदों में मिलता है। अगर हम फिर से वापस अपने उस वैदिक ज्ञान की बात करते हैं तो आश्रम आधारित ज्ञान दिया गया है कि हमारी जो एक मनुष्य की आयु जो है उसको 4 हिस्सों में बांटा गया है कि पहले 25 साल जो है वो ब्रह्मचर्य जीवन है, अर्थात विद्यार्थी की आयु है। उसके बाद 25 से जो 50 साल, जब 100 साल की आयु मानी जाती थी तो 25 से 50 साल गृहस्थ आश्रम माना जाता है। फिर 50 से 75 जो है उसको वानप्रस्थ आश्रम कहते हैं, और 75 से 100 संन्यास आश्रम है। तो पहले 25 साल तो निकल गए, आपने विद्या हासिल करी, आपने अपने आप को तैयार किया। फिर 25 से आप जो है जब एक जॉब में लग जाते हैं, एक व्यवसाय में लग जाते हैं, ज़िंदगी शुरू करते हैं, इसी बीच आपकी जॉब लग जाती है, फैमिली बन जाती है, शादी हो जाती है, वो एक गृहस्थ जीवन शुरू होता है, आपका गृहस्थ आश्रम शुरू होता है। गृहस्थ आश्रम बेसिकली भोगने के लिए बना हुआ है कि आप जो है अपने भौतिक सुख जो हैं आप उनको वैभव की प्राप्ति करें, धन की प्राप्ति करें, समृद्धि की प्राप्ति करें, अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन करें और इस जीवन को जिएं। ठीक है, ये गृहस्थ आश्रम है। ठीक है, गृहस्थ आश्रम में आपका इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। कोई जैसा बोला जाता है कि आप कितनी तरक्की करो, लोग बोलते हैं स्काई इज द लिमिट, मैं बोलता हूँ इवन स्काई इज नॉट द लिमिट। आप जितनी मेहनत करोगे, जितना आपके अंदर एम्बिशंस रहेंगी, उतना आप बढ़ते जाते हो, आप आगे जहाँ चाह वहाँ रहा। ब्रह्मांड में जो है इतनी ऊर्जा है, आपको जो चाहिए मिलता है, ईश्वर जो आपको जो चाहिए देता है। गृहस्थ आश्रम में एक तरफ आप जैसे जैसे गृहस्थ आश्रम में आगे बढ़ते हैं, आपकी आगे वाली जो जनरेशन है वो वानप्रस्थ में है, आपके पेरेंट्स वानप्रस्थ में है। फिर आप जब वानप्रस्थ में जाते हो, वानप्रस्थ का मतलब होता है कि लगभग रिटायरमेंट एज, क्योंकि आपकी जो छोटी जो पिछली पीढ़ी है वो अब गृहस्थ आश्रम में आ गई। वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं है कि वन में प्रस्थान कर लिया, वानप्रस्थ का मतलब ये होता है कि अब आप जो है अब कंसल्टेशन की भूमिका में आ गए हो। आपने जो है अपना जो है एक क्षेत्रीय जीवन सीखा, आपने एक व्यवहारिक जिंदगी जी है, गलतियां कर करके सीखा आपने, आपके कई टिप्स आपके पास में, कई फार्मूले हैं आपके पास में, वो सारे के सारे आप जो है अपनी छोटी पीढ़ी को देते हो जिन्होंने जीवन शुरू किया है। आपने जो फेलवर से अनुभव लिए हैं वो अनुभव आप जो है छोटी पीढ़ी को पास ऑन करते हो, यदि दोनों पीढ़ियों में गैप ना हो, जिसको हम जनरेशन गैप कहते हैं। यदि उन दोनों के बीच में अच्छा संतुलन बना हुआ है तो आप अपने बच्चे को वो सारी टिप्स देते हो जो आपने इतने संघर्ष के बाद सीखी। कि जनरेशन और अपने पीछे की जनरेशन के साथ में एक संतुलन स्थापित करके रखती है, तो कभी जीवन में कभी डिप्रेशन वाली बात आती नहीं है। क्योंकि आप जब संन्यास आश्रम में हो जाते हो तो आपके नीचे वाली पीढ़ी वानप्रस्थ में है, तब आपको घर में दखलंदाजी देने की ज़रूरत नहीं है। जो घर के बुजुर्ग हैं, जो 75 साल के ऊपर के हैं, तब आपको नहीं देखना है कि दूध उबल रहा है तो बहू पे चिल्ला दो, किसी ने गिरा दिया है तो तब आपको नहीं करना। आप बैठ के जो है आप सबके लिए प्रार्थना करें, ईश्वर भक्ति में जो है अपना समय गुजारें, सत्संग करें, अच्छा साहित्य पढ़ें, सबके लिए मंगल कामना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें सबके लिए। तब आपको घर में दखलंदाजी नहीं, आपके लिए दूसरी जनरेशन है उनको देखने के लिए। तो इस तरह से जो है ये एक्सपेक्टेशंस हैं। एक बुजुर्ग हैं, बच्चे ने ध्यान नहीं दिया, मैंने 3 बार बोला, उसने पानी पिला के नहीं दिया, ये छोटी छोटी बातें हैं। मुझे लगता है कि इतना जीवन जीने के बाद में हमें ये फार्मूला पता चलना चाहिए कि आशा किसी से मत रखो। बिल्कुल ठीक। और बेहतर ये है कि आप जब तक जिंदा हैं, जब तक आपकी आखिरी सांस है, आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखें। बोलते हैं कि 7 पुत्र हो और आपका स्वास्थ्य अच्छा हो
जो है, आपकी जो सेहत है वो लाख नेमत के बराबर है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कही सर आपने कि अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो शायद इस टॉपिक पर हमें बात करने की जरूरत भी ना पड़े, लेकिन ये टॉपिक भी ऐसा है कि जितनी हम बात करें वो कम है। बहुत ज्यादा गहराई में हम गए सर, लेकिन बहुत शुक्रिया, इस सब्जेक्ट को आपने बहुत अच्छे से हमें डिस्क्राइब करके समझाया और हमारे दर्शकों को भी उम्मीद करूंगी कि इससे बहुत मदद मिलेगी कि कैसे अपनी हर सिचुएशन से वो बाहर निकले। सर शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू संजय जी। तो डिप्रेशन पर आज हमने बात की है, उम्मीद करेंगे आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्या का समाधान जरूर मिलेगा। और क्योंकि हालांकि छोटी मोटी समस्याएं तो आती रहती हैं और उन छोटी मोटी समस्याओं से ही निकलकर जो जीवन जीने का मजा है वो कुछ और ही होता है, और तभी हम बार बार कहते हैं कि जीना इसी का नाम है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IAD24 के साथ।